4500 साल पहले, जब ना मशीन थी, ना क्रेन, ना बुलडोजर, तब इंसान ने खुद के हाथों से बना दिया एक ऐसा मार्बल जो आज भी दुनिया के साइंटिस्ट को कंफ्यूज करता है। द पिरामिड्स ऑफ गीजा और ग्रेट स्फिंक्स, मॉन्यूमेंट्स जो सिर्फ पत्थर के टुकड़े नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो कहती है पावर, मिस्ट्री और आफ्टर लाइफ। आज हम चलेंगे एक जर्नी पे जहां हर स्टोन के अंदर छुपा है एक सीक्रेट, और हर सीक्रेट के पीछे है एक ऐसी कहानी जो आपके सोचने का तरीका बदल देगी। सन 1922 हॉवर्ड कार्टर ने खोला मिस्र का सबसे बड़ा रहस्य, राजा तुतनखामेन की समाधि, और वहीं मिला एक खंजर जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को हिलाकर रख दिया। 3300 साल पहले ही मिस्री लोग अंतरिक्ष की चट्टानों को पिघलाकर हथियार बना रहे थे। इतना उन्नत ज्ञान जो शायद आज भी पूरी तरह हमारे पास नहीं है। लेकिन इस खंजर के साथ जुड़ी है एक खतरनाक कहानी, एक श्राप की कहानी। तुतनखामेन की समाधि के दरवाजे पर लिखा था, मृत्यु आएगी तेज पंखों पर, उसके लिए जो राजा की शांति को भंग करेगा। और जैसे ही समाधि खोली गई, कार्टर की टीम में मौत का साया मंडराने लगा। कार्टर के सहयोगी और प्रायोजक लॉर्ड कार्नारवन एक मच्छर के डंक से मारे गए, और उसी पल पूरा काहिरा शहर अंधेरे में डूब गया। अगले ही कुछ महीनों में कार्टर की अभियान टीम के लगभग 20 सदस्य अलग अलग दुर्घटनाओं और बीमारियों में एक एक कर मरते चले गए। तो क्या ये सब केवल इत्तेफाक था, या सचमुच तुतनखामेन का श्राप सक्रिय हो गया था जब खंजर उसके पास से हटाया गया? आज ये उल्कापिंड वाला खंजर काहिरा के संग्रहालय में रखा है, एक ऐसी चीज जो हमें याद दिलाती है कि मिस्र सिर्फ एक सभ्यता नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय रहस्य था। पर सवाल ये है, अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या तुम इस श्रापित खंजर को छूने की हिम्मत करोगे? इजिप्शियंस आफ्टरलाइफ पे स्ट्रांगली बिलीव करते थे। उनका मानना था, अगर बॉडी प्रिजर्व्ड रहेगी तो सोल आफ्टरलाइफ में जी पाएगी। इसलिए उन्होंने ममिफिकेशन डेवलप किया। ऑर्गन्स निकाल दिए जाते, बॉडी को सॉल्ट और केमिकल्स से ड्राई करके कपड़ों में रैप किया जाता। उनके बिलीफ के हिसाब से गॉड्स जैसे अनुबिस और ओसाइरिस आफ्टरलाइफ के गेटकीपर्स थे, और इसी वजह से ममीज एक साइंटिफिक और स्पिरिचुअल मार्वल बनी। पिरामिड्स के ऊपर एक गोल्डन कैपस्टोन था जो कॉस्मिक एनर्जी को फोकस करता था। अगर ये सच है तो पिरामिड सिर्फ टूम्स नहीं, एक एडवांस्ड पावर सोर्स थे। पिरामिड्स के ग्रेनाइट ब्लॉक्स में रेडियो एक्टिव और पाइजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज पाई गई है। मतलब ये पत्थर अपने आप में एनर्जी कंडक्ट कर सकते हैं। एक और राज, पिरामिड के अंदर एक यूनिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पाई गई है। मतलब अगर आप आवाज करो तो वो कॉस्मिक वाइब्रेशंस के साथ रेजोनेट करती है। इसी वजह से कई एक्सपर्ट्स कहते हैं पिरामिड्स एक एनर्जी एम्पलीफायर थे। ग्रेट पिरामिड का डिजाइन इतना परफेक्ट था कि सॉल्स्टिसेस और इक्विनॉक्स के टाइम सूरज की रोशनी एकदम एग्जैक्ट एंगल में अंदर गिरती थी, जैसे एक एंशिएंट ऑब्जर्वेटरी, 4000 साल पहले का टाइम मशीन। और सिर्फ इतना ही नहीं, गीजा के 3 पिरामिड्स ओरायंस बेल्ट के सितारों के साथ बिल्कुल मैच करते हैं। सोचो, बिना टेलीस्कोप, बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतनी कॉस्मिक एक्यूरेसी कैसे पॉसिबल थी? ट्रू नॉर्थ अलाइनमेंट, ओरायंस बेल्ट कनेक्शन, मिसिंग कैपस्टोन, स्टोन वाइब्रेशंस और अकूस्टिक रेजोनेंस, ये सब एक ही बात दिखाते हैं। इजिप्शियंस के पास ऐसी नॉलेज थी जो आज भी हमें कंफ्यूज करती है। तो सोचो, पिरामिड्स सिर्फ टूम्स थे या एक लॉस्ट टेक्नोलॉजी जो हम समझ नहीं पाए? 4500 साल पहले एक किंग था, खुफू, जिसे चियोप्स भी कहते हैं। उसने बनवाया था दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। सोचो जरा, ना क्रेन थी, ना मशीन, फिर भी इतने बड़े स्टोन्स ऊपर कैसे गए? इसी राज को समझाने के लिए साइंटिस्ट ने 3 बड़ी थ्योरीज दी, रैम्प थ्योरी, वाटर थ्योरी और इंटरनल स्पाइरल रैम्प। और असली ट्विस्ट यह है, जितना ज्यादा रिसर्च होती है उतना ही पिरामिड और ज्यादा मिस्टीरियस लगता है। ब्रिटिश इजिप्टोलॉजिस्ट सर विलियम मैथ्यू फ्लिंडर्स पेट्री ने एक थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि पिरामिड के साइड पर एक बड़ा रैंप बनाया गया होगा। वर्कर्स उन भरी लाइमस्टोन ब्लॉक्स को खींचकर रैंप के ऊपर ले जाते थे, और इसी तरह
ब्लॉक्स पिरामिड की ऊंचाई तक पहुंचे। प्रूफ भी मिला, कुछ एक्सकवेशन साइट्स पर रैंप्स के रिमेन्स मिल चुके हैं। लेकिन असली प्रॉब्लम यह है, अगर रैंप पिरामिड जितनी ऊंचाई का बनाया जाए तो उसकी लेंथ माइल्स तक जाएगी, और उतना बड़ा रैंप बनाना लगभग इम्पॉसिबल लगता है। साल 2014 में साइंटिस्ट डॉक्टर डैनियल बॉन और उनकी टीम ने एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने देखा कि जब हैवी ऑब्जेक्ट्स को ड्राई सैंड पर खींचा जाता है तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जैसे ही सैंड को पानी से वेट कर दिया गया, फ्रिक्शन 50% तक कम हो गया। मतलब ब्लॉक स्लाइड करना और भी आसान हो गया। यही डिस्कवरी वाटर ल्यूब्रिकेशन थ्योरी के नाम से फेमस हुई, और इस थ्योरी के सपोर्ट में एक और प्रूफ है। एक पुरानी इजिप्शियन वॉल पेंटिंग जो जेहूती होतेप के तूम देर एल बेरशा में मिली थी, उसमें क्लियरली दिख रहा है कि वर्कर्स एक ह्यूज स्टैचू खींच रहे हैं और आगे एक आदमी सैंड पर पानी डाल रहा है। तो हो सकता है कि ग्रेट पिरामिड के लाखों ब्लॉक्स इसी टेक्निक से ट्रांसपोर्ट किए गए हो। साल 2005 में फ्रेंच आर्किटेक्ट जान पियर हुदै ने एक नई थ्योरी दी। उनका कहना था कि रैंप पिरामिड के बाहर नहीं बल्कि अंदर था, एक इंटरनल स्पाइरल रैंप जो ग्रेजुअली ऊपर घूमता हुआ ब्लॉक्स को लिफ्ट करता था। उन्होंने इसके डिटेल्ड 3D कंप्यूटर मॉडल्स भी बनाए, और फिर ईयर 2017 में जब म्यूऑन रेडियोग्राफी की गई तो पिरामिड के अंदर एक 30 मीटर लंबा खाली चेंबर डिटेक्ट हुआ। इस डिस्कवरी ने हुदैन की थ्योरी को थोड़ा सपोर्ट दिया। हो सकता है पिरामिड के अंदर हिडन पैसेजेस या स्पाइरल रैंप्स हो जिनके बारे में हम अभी भी नहीं जानते। रैंप थ्योरी हो, वाटर थ्योरी हो या इंटरनल स्पाइरल रैंप, अलग अलग आइडियाज हैं, लेकिन एक चीज फिक्स है, ये एलियंस का कमाल नहीं था, ये था इजिप्शियंस का दिमाग, उनकी साइंस और उनकी जान तोड़ मेहनत। इसीलिए आज भी ग्रेट पिरामिड दुनिया का असली वंडर है,